आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन व अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, पार्लिमानी इंतखाबात का पहला इंतखाबी जलसा हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा में आज मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दोबारा ये मौका इनायत फरमाया कि मैं सरज़मीन हैदराबाद के गयूर अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं सरज़मीन हैदराबाद की नुमाइंदगी कर सकूं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा का कि जिनकी ताईद और हिमायत हमेशा मेरे साथ रही। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बुजुर्गों का, हमारी गयूर माँ और बहनों का कि उन्हीं की दुआएं और मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुँच सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका और तेलंगाना में 11 अप्रैल को पहले ही मरहले में इंतखाबात की रायदही का दिन है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, मुख्तसर सा वक्त हमारे पास है। मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें कर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त पर बुजुर्ग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1962 में पहली मरतबा मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मुख्तलिफ इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, मजलिस ने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया और आखिरकार 23 साल के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और मरहूम कायद सालार मिल्लत ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बरतरी को बरकरार रखा। हमने अपनी सीट पर अपनी बरतरी को बरकरार इसलिए रखा क्योंकि हमने अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर, अपनी जमात की बेलोस वाबस्तगी की बुनियाद पर हमने अपने इत्तेहाद की अहमियत को समझा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप तमाम के और ताउन और दुआओं के नतीजे में हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर
अपनी बरतरी को और अपनी कामयाबी के इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहुत कम तादाद में अक़लियती अरकान पार्लिमान मुंतखब होकर आते हैं। आदाद शुमार ये बताते हैं कि 16वीं लोकसभा में सिर्फ 23 मुस्लिम अक़लियत के उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमात से कामयाब हो पाए। मैं ये बात कि मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं बात इसलिए कहने पर मजबूर हूं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत शिराकतदारी की जमहूरियत है, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और हमारे बुजुर्गों ने जब इस मुल्क के आईन को, संविधान को बनाया तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि इस मुल्क में शराकतदारी की जमहूरियत रहेगी, जिसमें हर मकतबे फिक्र के लोगों को, हर मसलक के, हर तहजीब के लोग और उनके मानने वालों को इस ऐवान में नुमाइंदगी हासिल होगी। मगर आज का रिकॉर्ड आपके सामने है और हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ एक मजलूम कौम की या बेबाक आवाज नहीं है, बल्कि मरहूम कायद सालार मिल्लत ने जो अपनी बेबाक क़ियादत के जरिए हमको जो मिजाज दिया और हमको मरकज सियासी की अहमियत को समझाया, और जिस बेबाकी और जिस बहादुरी और जिस मुदब्बराना तरीके से मरहूम कायद सालार मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को, सरजमीन दखन के बसने वालों को मरकज सियासी की अहमियत बताई, और यही अहमियत और खुसूसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐवान पार्लियामेंट में मरहूम कायद की तकारीर में मौजूद है। अगर आज भी कोई जाकर हिंदुस्तान की लोकसभा की लाइब्रेरी में बैठकर मरहूम कायद के तकारीर को निकाल कर पढ़ेगा तो सालार मिल्लत की तकारीर के एक एक लफ्ज, एक एक जुमला ये कहेगा कि मरहूम कायद एक बेबाक तरीके से मरकज सियासी की अहमियत को बता रहे थे। वो सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि देखो ये ऐवान है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का, जिसमें जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब होकर नहीं जाएंगे आपके वोटों के जरिए, वो गरीब मजलूमों की आवाज नहीं बन सकेंगे। और यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। आज हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट नहीं है, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मिल्लत मजलूमा की एक बेबाक आवाज नहीं है, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ अक़लियतों की एक बेबाक आवाज नहीं है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पूरे हिंदुस्तान में, इस पार्लियामेंट की सीट को एक खुसूसियत और अहमियत हामिल है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हिंदुत्व के खिलाफ एक बेबाक आवाज है और बेबाक पहचान है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आरएसएस के उस ख्वाब को चुकनाचूर करने का नाम है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को कमजोर करना चाहते हैं। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है। लोग कहते हैं कि एक शख्स कामयाब होकर क्या करेगा, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तादाद हमेशा काम नहीं करती। तारीख गवाह है इंसानियत की कि जिसके हौसले बुलंद होंगे, जिसकी नीयत में इखलास होगा और वो काम अगर अल्लाह के ज़ात पर तवक्कल करके किया जाता है
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कामयाबी से हमकिनार करता है। यही काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उंगलियां उठाते हैं, अपनी जबान को चलाते हैं, अपने अखबार में मजलिस के खिलाफ झूठी खबरें लिखकर अखबार को काला करते हैं। मगर आज ये बात मानना पड़ेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस बेबाकी के साथ हिंदुस्तान की लोकसभा में गरीब और मजलूम अवाम के मसाइल को उठाया, दलितों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उनके इंसाफ का मुतालबा किया, मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ अगर घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर वाक़यात हुए तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है कि किसी ने बेबाकी के साथ इन तमाम वाक़यात को बेझिझक होकर हिंदुस्तान की बरसर इक़्तिदार जमात जिसका वजीर आजम नरेंद्र मोदी है उसके सामने इन मसाइल को बयान किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बयान किया। हमने अल्फाज चाप कर, हमने घबरा कर, न हमने डर कर अपने मसाइल को बयान किया, बल्कि हमने बेखौफ होकर, बेझिझक होकर इस बात की परवाह नहीं की कि बरसर इक़्तिदार जमात के पास 280 अरकान पार्लिमान है और एक शख्स हैदराबाद के अवाम ने उसको मुंतखब किया और खड़े होकर 280 के तूफान के सामने खड़ा होकर आपकी आप बीती को, आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म को बयान करता है, इंसाफ का मुतालबा करता है। तो हमने दुनिया को बता दिया कि तुम्हारे पास अगर 50 MP हैं या 20 हैं या 25 हैं, वो कुछ काम के नहीं, अगर उनमें इखलास नहीं है, उनमें अगर उनकी जबानों को ताला लगा दिया गया तो फिर वो तुम्हारी तादाद कोई काम की नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अगर कोई रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाता है तो वो मुशायरा सुनने के लिए नहीं, ना शायर बनकर जाता है, बल्कि अवाम जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजाती है तो अवाम इस उम्मीद पर उसको डालती है धूप में खड़े होकर कि जब ये पार्लियामेंट को जाएगा तो ये मेरे मसाइल की तर्जुमानी करेगा, ये गरीबों के हक के लिए लड़ेगा, ये उस रियासत से जिससे उसका ताल्लुक है उसके इंसाफ के लिए लड़ेगा, ये फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मेरे ढाल बनेगा, ये जालिमों के जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाएगा। और अवाम ये चाहती है कि आपके मसाइल उठाए जाएं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्यों किया? क्योंकि मरहूम कायद ने हमको सिखाया। आज टीवी है, टीवी के चैनल के जरिए आप सुन लेते हैं, मगर जब मरहूम कायद अपनी तकारीर के जरिए, अपनी दलाइल के जरिए और अपनी उस गरजदार आवाज के जरिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला देते थे, उस वक्त टीवी नहीं था। इसीलिए अगर आप ऐवान पार्लियामेंट के लोकसभा की लाइब्रेरी में जाकर मरहूम कायद के तकारीर का मुताला करेंगे तो मैंने कई मरतबा मरहूम कायद के तकारीर को निकाल निकाल कर पढ़ा। और यकीन मानिए जब कभी भी सालार की तकारीर को पार्लियामेंट में पढ़ता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को एक नया जोश, एक नया हौसला और उसमें एक नई बात नजर आती है कि जिस शख्स ने 25-30 साल पहले जो बात कही थी वो आज भी रिलेवेंट है, वो आज भी सच है। इससे अंदाजा होता है कि मरहूम कायद की दूरअंदेशी क्या थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके सियासी शऊर की एक मिसाल है। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके इत्तेहाद का नतीजा है। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक ताकत है। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक शनाख्त है। यह हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मनों के खिलाफ एक आवाज है। इसीलिए मैं आपके दरमियान में खड़े होकर
अपने लिए नहीं बल्कि जमात के लिए, आपके लिए अपील कर रहा हूं कि हमको अपनी इस सीट पर अपनी बरतरी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें। 11 अप्रैल के दिन यकीनन यहां पर पोलिंग हुई और पोलिंग करीब 50% तक गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस्मान बाग के इस इलाके में हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। क्यों 50% तक आकर रुकेगा? क्यों नहीं आप उसको 90% कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप 11 अप्रैल के दिन अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और आपकी जमात मजलिस को एक तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करवाइए। लोग कहेंगे, बहुत सी बातें कहेंगे, मगर मेरे भाई 4.5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। हमारी मुल्क की तारीख के कई हिस्से हैं, मगर 4.5 साल में 2014 में जब हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को इख्तिदार से नवाजा और 280 उनके एमपी जीत कर गए, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के उस अजीम ओहदे पर फायज किया गया। वजारत उज़्मा के 280 सीट जीतने के बाद जो पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में की, उसी वक्त मुझे उनकी जहनीयत का अंदाजा हो चुका था। मैं जानता था कि इस शख्स ने अपने जिंदगी के 25-30 साल आरएसएस की शाखाओं में गुजारा है। ये आरएसएस की सोच में डूबा हुआ शख्स है। और आरएसएस क्या कहती है उनके किताबों में अगर आप पढ़ेंगे, गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय की लिखी हुई किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर के, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं ये लोग। मगर हमने समझा कि शायद वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठने के बाद इनको हिंदुस्तान के आईन का लिहाज रखेंगे। मगर अपनी पहली तकरीर में नरेंद्र मोदी ने अपनी जहन की अक्कासी कर दी और खड़े होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि हमको इख्तिदार मिला तो 1200 साल की गुलामी के बाद मिला। आप बताइए, गुलामी का दौर तो अंग्रेजों के 200 साल का था, मगर हिंदुस्तान के इस अजीम ओहदे पर जिस शख्स को बैठने का मौका मिला, जिस कुर्सी पर नेहरू बैठे, जिस कुर्सी पर शास्त्री बैठे, जिस कुर्सी पर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई बैठे, जिस कुर्सी पर चरण सिंह बैठे, जिस अजीम कुर्सी पर देवे गौड़ा, गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर वजीर आजम बैठकर कहती हैं कि हमको इख्तिदार मिला तो 1200 साल की गुलामी के बाद मिला। तो मेरे बाजू एक एमपी बैठे थे, शायद कांग्रेस के थे, उन्होंने मेरी तरफ पलट के पूछे, ओवैसी साहब ये क्या 1200 साल की है? तो मैंने कहा ये दिल्ली के उस तारीख का हवाला दे रहा है जब किसी वक्त में यहां पर मुसलमान हुक्मरान थे। माने उसको भी गुलामी का दौर वजीर आजम ने कह दिया। हिंदुस्तान के आईन पर हल्फ उठाया कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, मैं मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सबको बराबरी से देखूंगा, इंसाफ करूंगा। और यही ओत, यही हल्फ हर वजीर आजम को, मरकजी वजीर को लेना पड़ता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी पहली तकरीर में अपनी जहनीयत की अक्कासी कर दी कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद। बताइए आप, क्या 1200 साल की गुलामी का दौर था जब ताजमहल बनाया गया, जब लाल किला बनाया गया? क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान को आए क्या वो गुलामी का दौर था?
क्या जब महबूब इलाही ने निजामुद्दीन की बस्ती में बैठकर इंसानियत की खिदमत की, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या आगरा का किला जब बना, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब हजरत यूसुफैन सरजमीन दखन को आए तो क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब किले गोलकुंडा के किले में हमले, वहां की तारीख है, क्या वो गुलामी का दौर था? अंग्रेजों की हुकूमत गुलामी का दौर था, मगर वजीर आजम ने कह दिया 1200 साल। ये इनकी जहनियत है। अब आप अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भरोसा और एतमाद अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पर किया, जो सियासी सोच, जो तरीका मरहूम कायद सालार मिल्लत ने हमको दिखाया, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। मरहूम कायद की जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है कि बेबाक तरीके से कायद ने बताया कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग बैठे हुए मरहूम कायद के तकारीर के वो जुमले, उनकी गरजदार आवाज में आज भी मेरे दिलो दिमाग पर मौजूद है कि मरहूम कायद हमेशा अपनी तकरीर में कहते थे कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी पहली तकरीर में उठकर हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने कहा कि सुनो, मैं कौन हूं? मैंने हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने खड़े होकर कहा कि सुनो हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं मोहसिन शेख का चीचा हूं, मैं इशरत जहां का भाई हूं। ये तकारीर मेरी पार्लियामेंट में आज भी मौजूद है। तो बड़ा हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, हस्बे रिवायत मुझ पर इल्जाम लगा दिए गए। मैंने कहा हां, बताओ तुमको क्या तकलीफ है? पार्लियामेंट में सन्नाटा तारी हो गया कि कौन है यह शख्स कि जो 280 की सीट जीत कर आया और खड़े होकर पुकार कर ये बातें कह रहा है। मेरे भाई, यही तो चीज है। क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिजाज है। यहां की सरजमीन के बसने वालों की तारीख रही है कि हमने कभी भी डरने और घबराए नहीं। हमने हमेशा हक को बेझिझक होकर बयान किया। आज आप देखते हैं कि यही चीज पसंद नहीं आती इन तमाम लोगों को। मजलिस पर इल्जाम लगाते मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस ऐसी है। लोग मुझसे पूछते कि बताओ सऊद्दीन ओवैसी, आपका मुकाबला किससे है? आज यही सुबह दौरा कर रहे थे तो हमारे टीवी के सहाफी जो हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने पूछा कि आपका मुकाबला किससे? मैंने कहा किस पार्टी से? मैंने कहा कोई पार्टी से नहीं है। फिर किससे है? मेरा मुकाबला उस जहनियत से है जो पसंद नहीं करते कि हिंदुस्तान की शराकतदारी की जमहूरियत में मुझे अपना हिस्सा मिले। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो मुझे सेकुलरिज्म के नाम पर 70 साल से लूटते आ रहे हैं। मेरा मुकाबला उन ताकतों से है जो मेरे वजूद के खिलाफ है, जो मेरी तहजीब के खिलाफ है। मेरा मुकाबला इन ताकतों से है और यकीनन हमारा मुकाबला इन्हीं ताकतों से है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4.5 साल बीजेपी को हुकूमत करने के लिए मिले, कौन सा कारनामा अंजाम दिए? अजीब हमारे वजीर आजम है। पहले तो कहा कि मैं चाय वाला हूं। हमने कहा कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर कहा कि मैं फकीर हूं। हमने कहा कोई बुरी बात नहीं है। फिर कहा कि मैं मां गंगा का बेटा। हमने कहा उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। फिर कहा कि मैं ओबीसी हूं। हमने कहा कोई बुरी बात नहीं है। फिर कहा कि मैं गरीब का बेटा। हमने कहा कोई बुरी बात नहीं है। अब कह रहे मैं चौकीदार हूं। अरे भाई, कभी आप ये भी तो बोल दो कि मैं प्रधानमंत्री में वजीर आजम भी हूं। आप सब है मगर वजीर आजम भी है नहीं। आप प्राइम मिनिस्टर है या नहीं, बता दीजिए आप।
आज आप कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती कि बच्चा अच्छा इंसान बने, तो तालीम हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, वकील बने, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार बने। अब आप एक नया फार्मूला निकाले, चौकीदार बन जाओ। अजीब व गरीब बात है। वजीर आजम आप हैं, कभी वजीर आजम के उस अजीम ओहदे की अजमत का तो लिहाज रखिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप चलिए चौकीदार, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप कैसे चौकीदार हैं? आपने 2014 में वादा किया था कि नौजवानों को हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप कैसे चौकीदार हैं कि आपने उस वादे को पूरा नहीं कर सके? आप कैसे चौकीदार हैं कि रातों रात आपने 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया, और एक गरीब जो अपनी बच्ची की शादी के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, आपने उसका मजाक उड़ाया। आप कैसे चौकीदार हैं? आप कैसे चौकीदार हैं कि मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए, कोर्ट ने उनको बरी किया। तुम कैसे चौकीदार हो कि तुम उनके खिलाफ अपील भी नहीं करते? आप चौकीदार हैं ना? आप कैसे चौकीदार हैं कि मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए, जिसमें 13 साल का बच्चा भी शहीद हो गया, जिसका सर उड़ गया था। आप कैसे चौकीदार हैं कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो आप अपील भी नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप चौकीदार हैं, तो आपकी आंखों में असीम आनंद आपका महबूब है। आप अपील नहीं करते। आप कैसे चौकीदार हैं कि ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ, आप अपील नहीं करते, असीम आनंद बरी हो गया। अरे आप चौकीदार, मगर आपकी आंखों में मोहब्बत असीम आनंद की है। इंसाफ की मोहब्बत क्यों नहीं है आपकी आंखों में? अगर आप चौकीदार हैं तो मक्का मस्जिद में मरने वाले हिंदुस्तानी हैं, जिनको बम रखकर मार दिया गया था, आप कैसे चौकीदार हैं? आज समझौता ब्लास्ट का फैसला आया, आप कैसे चौकीदार हैं कि मालेगांव में आपकी हुकूमत, आप चौकीदार रहते हुए रोहिणी सालियान प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि वो जो एक्यूज्ड है, मुल्जिमीन है, उनके खिलाफ नरम जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में उनसे उनकी मोहब्बत। कैसे चौकीदार हैं आप कि आप इन लोगों के लिए नरम रवैया रखते हैं? कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया, जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं। बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया। आप कैसे चौकीदार हैं? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा जो कोर्ट ने असीम आनंद को बरी कर दिया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं? इतना असीम आनंद से क्यों डरते? मोहब्बत क्यों है आपको? तो मालूम हुआ कि असीम आनंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता थे। चौकीदार आप हैं, मगर अगर कोई आरएसएस का है तो आपके लिए दिलरुबा है। बताइए कैसे आप चौकीदार हैं? कौन सा काम आपने सही किया? बताइए। आप नौकरियां आपने दी, चलिए आप चौकीदार हैं, नौकरियां नहीं मिली। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि इतना बड़ा 56 इंच का तुम्हारा सीना और उरी में, पुलवामा में बम ब्लास्ट हो गया? कैसे आप चौकीदार हैं? क्या आप चौकीदार हैं और आपकी नाक के नीचे 50 किलो आरडीएक्स पुलवामा चला जाता है? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे बहादुर लोग मर जाते हैं? तुम कैसे चौकीदार हो
कि उरी में आर्मी बेस पर घुसकर मारा गया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि पठानकोट के अंदर एयरफोर्स के बेस में घुसकर मारा गया? मगर आप चौकीदार हैं। क्या चौकीदारी कर रहे आप? ना आपको चौक की फिक्र, ना किसी की फिक्र। अरे इस मुल्क को चौकीदार नहीं चाहिए, इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को चौकीदार नहीं, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान की संविधान को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उसकी रूह को समझे। और हिंदुस्तान की आइन की रूह क्या है? सेकुलरिज्म है, इंसाफ है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है। ये इस मुल्क के संविधान, आइन की रूह है। मगर आप तो बस थोड़े दिन पहले कुछ और बात, अब चौकीदार ने कहे के चौकीदार। हाई कोर्ट में आज सीबीआई जाती है। सीबीआई जाकर कहती है कि इशरत जहां के एनकाउंटर में वंजारा और नरेंद्र अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गुजरात की हुकूमत हमको मंजूरी दे। मगर चौकीदार आप हैं। गुजरात की सरकार बोलती नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते। अरे डरते क्यों हो तुम? जब तुम चौकीदार हो तो तुम क्यों डर रहे वंजारा से? जब तुम चौकीदार हो तो नरेंद्र अमीन से क्यों डरते हो? अरे दो ना, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बचाना है उनको। मेरे भाई बताइए आप, ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ जहां पर इनकी आइडियोलॉजी रखते हैं लोग उनको अपने करीब कर लेते हैं? चौकीदार के नाम से तो बहुत बड़ा। और वो नरेंद्र अमीन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया कि मैं चौकीदार नरेंद्र अमीन। तो दिल्ली के चौकीदार ने कहा कि ये मेरा चौकीदार, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। ये अजीब और गरीब बात है, अजीब और गरीब बात है। मेरे भाई, यही चीज है जो हमको समझने की जरूरत है कि जो वादे किए थे नौकरियों के, वो टाइम टाइम हो गए। चीन से कहा था कि हम 56 इंच का सीना रखते, मोदी ने कहा था हम चीन को ऐसा कर देंगे। बाद में किसी ने जाकर कहा चीन है, चीनी नहीं है। तो बोले क्या करना? तो इनके एक मुशीर आला ने कहा जो जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है, ये रैम्बो है। जेम्स बॉन्ड ने कहा अहमदाबाद को बुलाओ चीन के सदर को और झूला झूलाओ, झूला। तो चीन के सदर आए। वजीर आजम चीन के सदर के साथ झूले में बैठ के जुज्जू झक्का, जुज्जू झक्का झूला दे रहे थे। ले झूला, ले झूला। तो चीनी बोला अच्छा है, बैठो। तालाब के किनारे धक्का दे रहा, बैठा हूं, यूं यूं देख रहा खाली। और आप अपने कपड़े पहन के ये खुश नहीं, झूला दिए। उन्हें बोला दे झूला, मैं भी झूला देता हूं। खूब झूला दिए। बच्चे, छोटे बच्चे को झूला दिए तो सो जाता हूं। अम्मा झूले बिठा के बोलती सो जा बाबा, सो जा पापा। इन्हें समझे, इन्हें सो जाता। आपकी ये झूला डिप्लोमेसी, झूला डिप्लोमेसी। और फिर तकरीर में बोलते मेरा क्या है, हम ऐसा कर दिए घर में घुस के मारेंगे। अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे। यहां तो झूला झूला बात से भी राजी नहीं हुआ। घर में घुसना भूल गए। वो शैतान मसूद अजहर, वो दहशतगर्द मसूद अजहर, वो टेररिस्ट मसूद अजहर, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैकलिस्ट करना था, चीन ने कहा नो, नहीं करने देंगे। आपने वुहान समिट किया, नाकाम। यानी 5 साल के अंदर, 4.5-5 साल के अंदर हर महाज पर हुकूमत नाकाम, हर महाज पर नाकाम। लोग जब मुझसे पूछे कि हमारे हुकूमत के एयरफोर्स ने वहां पर
बालाकोट में बम गिरा, मैंने कहा यस। तो एक बीजेपी की जहनियत रखने वाले रिपोर्टर मेरे पास आकर पूछे आप ऐसा सही बोले? मैं क्यों शक हो रहा तुम्हारे को? बोले आप बोल सकते? मैं क्यों नहीं बोलना, मुल्क आपका है, हमारे अब्बा का है ना। ये तो हम तो बदनाम हो गए मेरी तकरीर चला चला के कि अब्बा का मुल्क है, अब्बा के मुल्क को जो हमला करेंगे हमारा दुश्मन है। तो बोले आप बोले, मिला आप बोले, आप क्या है बोलो। नहीं वो दूसरी पार्टी वाले बोले ऐसा नहीं हुआ, मतलब दूसरी पार्टी से जाके पूछना, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते। बालाकोट का हमला, हम बोले यस बिल्कुल है, मानते उस बात को हम, मगर ये बात समझ में नहीं आई। हुकूमत हिंद की तरफ से कहा गया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, विजारत खारजा के सेक्रेटरी ने बयान दिया, मैं उसको कबूल करता हूं, मगर इनके कैबिनेट के मंत्री क्या बोलते देखो आप। एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। एमईए के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे गैब है, उन्होंने आप बैठ के देख लिए, इतने मारे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चेक करी 1 2 3 4 5 6 7 8 250 बोल दिए। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने बोले 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले नहीं कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। फिर होम मिनिस्टर बोले 300 सेल फोन थे पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब ये तुम लोग क्या कोई चौक की मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीद रहे, 200 ले ले, नींबू ले रहे, क्या बात है। मगर वोट हासिल करना है, वोट हासिल करना है, लोगों के दिलों में जज्बात से मगलूब कर देना। हिंदुस्तान की आवाम गरीब भूल जाए नौकरी को, भूल जाए महंगाई को, भूल जाए नोटबंदी को, भूल जाए जीएसटी को, ये लगा दिए, शोषा लगा दिए। अब जरा ठंडे पड़ गए, अब उनको मालूम कि उसका असर कुछ नहीं हुआ तो चौकीदार। तो हम भी बहुत तेज है, हम बोले ठीक है तुम जो बोले उसका जवाब हैदराबाद से छौंका खा, दूसरों में नहीं है। टाइम टाइम बेचारे सोचते रहते यूं यूं यूं, कुछ नहीं है। या हम बोल सकते, इनको पूछ सकते। और आज आप यही चीज है कि इनको बड़ी तकलीफ होती संघ परिवार के लोगों को कि क्या कर रहे हैं, ये भड़काऊ भाषण देते हैं। अरे कोई भड़काऊ नहीं देते, दलाइल को सामने रखते हैं। हम ना कभी किसी के मजहब के खिलाफ थे, ना किसी मजहब के खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मैं क्या डिनाई कर दूं, यकीनन मैं मजहबी मुसलमान हूं, मैं मस्जिद को जाता हूं, मैं तमाम मेरे दीन के काम करता हूं, जमहूरियत मुझे इजाजत देती है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां से 3 मिनट, अब यहां से इलेक्शन शुरू होगा, वो बेचारे वो पुरानी कांग्रेस भी आएंगी, अब कांग्रेस भी आएंगे। असेंबली का इलेक्शन हुआ 3 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ने मिलकर उनको शिकस्त दे दी। अब तो कांग्रेस का ऐसा हाल है कि हर आदमी बोल रहा ओवैसी साहब जरा मिल सकते क्या? बोला क्यों नहीं, जरा जाना है उधर केसीआर कने। मेला भाई सीधा चले जाओ, मेरे कने मत आओ। अब सब जाना चाह रहे, कोई बोले नहीं अब नहीं है, दमी नहीं है। पूरा घर खाली हो गया कांग्रेस का। अखबार ने लिख दिया गलती से कि कोई मेरे पास घर पे नाश्ते की दावत हुई। अरे मैं बोला मेरे नाश्ते में इतनी तासीर है, एक चीज खिला तो उड़ गए, चले गए। जाने कि ये तुम्हारी पार्टी में कमजोरी है, तुम्हारी पॉलिसी में कमजोरी है, तुम्हारी नीयतों में खोट है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह ने मुझे भिजाया, मगर यही जज्बा है जो दुश्मन खत्म करना चाहता है। ये जज्बा 50-60 साल की मेहनतों का नतीजा है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुत्तहिद रहिए और 11 अप्रैल के दिन निकलकर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए।
और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन किशनबाग आउटपोस्ट के पीछे परमिशन अगर मिल जाएगा, जो मिलने की उम्मीद है, तो इंशाअल्लाह वहां पर एक मरकजी जलसा होगा और मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे वहां पर। और ये मीडिया वाले चला रहे, मैं अकबर साहब भी नॉमिनेशन डाले। अरे डालते बाबा, डालते, बैकअप प्लान है वो, बैकअप प्लान। कोई भी काम अपन अधूरा नहीं करते ना, वो तरीका है। वो ज्यादा रीड मत करो, मैं हूं दूल्हा, मैं हूं, मेरे से मुकाबला है, फिक्र मत करो आप। तो आप तमाम से गुजारिश है, मजलिस को मजबूत करिए अपने दुआओं से और अपने ओर से। शुक्रिया। खुदा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।